डोनाल्ड ट्रंप ने क्या क्या कहा है, एक बार फिर सुना लेते हैं और चर्चा हमारी लगातार जारी है। Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. ट्रंप ये घोषणा करते हुए कि अमेरिका की तरफ से, अमेरिकी फोर्सेस की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं। ईरान के पास अभी समय है शांति के रास्ते पर लौटे। अमेरिका से जो बातचीत ईरान की चल रही थी, वो बातचीत तो डिरेल हो गई इजराइल के पहले हमले के साथ ही, और अब यूरोप के देशों से बात भले हो रही है, अमेरिका से सीधी बात हो नहीं रही है। तो इसमें शांति का रास्ता कहां से होकर निकलेगा और कितना घुमावदार होकर निकलेगा, इसके अभी समझ पाना मुश्किल है। बिल्कुल। और देखिए, अमेरिका की तस्दीक, ये कहना कि हमने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया है, ये भी एक बड़ा मैसेज है ईरान के लिए। ये तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं, ईरान पर हमले की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। साथ में लगातार इजराइल पर भी निशाना साधा जाता है ईरान की तरफ से। लेकिन अशरफ, क्या समझ में आ रहा है, क्या बात आपकी ईरान में अपने कुछ सूत्रों से हो पा रही है? ईरान चुप बैठेगा क्या अमेरिका की इन चेतावनियों को सुनकर? बिल्कुल नहीं बैठेगा श्वेता, और इतिहास रहा है ईरान का, और जिस कासिम सुलेमानी का नाम डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है, उसको भी असिस्नेट किया था अमेरिका ने ही इराक में, और उसके बाद जो है उसका बदला भी जो है ईरान चुकाना अभी बाकी है, क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे थे शायद अमेरिका इस युद्ध में नहीं घुसेगा, और अमेरिका इस युद्ध में घुसा। और अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता ये है कि इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, अमेरिका में ट्रंप के इस फैसले को लेकर एक बहुत बड़ा तबका नाराज़ चल रहा है। दरअसल जब ट्रंप सत्ता में आए थे, उन्होंने अमेरिकी जनता को ये आश्वासन दिया था कि वो सभी युद्ध ख़त्म करेंगे और किसी युद्ध में नहीं घसेंगे, खासतौर से मिडल ईस्ट को लेकर, जहाँ पर दशकों से तनाव रहा है अमेरिका और ईरान के बीच में और अमेरिका और बाकी देशों के बीच में। लेकिन अब जो है इस युद्ध का दायरा बढ़ चुका है। सबसे पहली जो मेरी समझ आती है, और जो ईरान के लोग और ईरान के तज्जिया निगार बोलते हैं, कि अब जिस हिजबुल्लाह को खामोश किया था इजराइल ने कार्रवाइयाँ करके, वो उनके कल 2 टॉप लीडर्स जो हैं वो बगदाद यहाँ तेहरान में मारे गए। वो इस जंग में कूदने जा रहा है, डायरेक्ट अटैक्स करेगा नॉर्दर्न इजराइल पे। हुती समंदर पे अमेरिकन वारशिप्स को अटैक करेंगे, टारगेट करेंगे, और ईरान जो है खुद जो है वो अभी तो फिलहाल इजराइल पर ज़्यादा हमले तेज़ करेगा, और साथ ही साथ जो बेसिस है उन पर भी अभी फ़िलहाल उन्होंने हमला नहीं किया है। तो आने वाले दिनों में अगर अमेरिका की तरफ से कार्रवाइयाँ बढ़ती हैं तो उन बेसिस को निशाना बनाएगा। फिलहाल मंथन चल रहा है पूरे खाड़ी के देशों में, क्योंकि अभी तक फिलहाल ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो ये ब्लस्टर बम्स यूज़ किए गए हैं, तीन ही जो है न्यूक्लियर साइट्स पे, और एक न्यूक्लियर साइट काफ़ी दिलचस्प है, उसको बख्शा गया है। वो है बुशरा की एयरबेस, जो नियंत्रण जिसका रशिया करता है। पुतिन ने कहा था कि मुझे आश्वासन दिया है, मैंने ट्रंप से भी बात की है, मैंने बेंजामिन नेतन्याहू से भी बात की है, उन्होंने कहा कि उस न्यूक्लियर साइट पर वो हमला नहीं करेंगे। अशरफ, एक कहानी भी है, उसके पीछे एक बड़ा रीजन भी है कि अगर वहां पर कोई रेडिएशन फैलता है तो निश्चित तौर पर मिडिल ईस्ट के देशों तक भी पहुंच सकता है, और उसका खतरा मिडिल ईस्ट के देशों पर भी पहुंच सकता है। रशिया का इन्वॉल्वमेंट तो है ही। हमारे साथ संजय सोई सर भी है। सोई सर, अगर क्योंकि कासिम सुलेमानी का भी नाम लिया गया, 2020 के अंदर लगातार अमेरिका ने उनका कह सकते हैं उन पर हमला किया था, उनको मार गिराया था। उसके बाद से लेकर करीबन 5-6 साल हो चुके हैं, और अभी भी ईरान के कई बड़े कमांडर्स को मारा गया है। हर बार ईरान चुप रह गया, ये तैयारी करता रहा कि अभी शायद वो माकूल समय नहीं आया, सही समय नहीं आया इजराइल को जवाब देने का, अमेरिका को जवाब देने का। लेकिन अब की परिस्थिति तो और ज्यादा खराब है ईरान के लिए। क्या आपको लगता है कि ईरान अभी भी ऐसे मौजूदा हालात में जवाब देने के लिए तैयार होगा?
सुमित जी, एक छोटी सी बात उससे पहले मैं बोलूंगा। रशिया की ये खबर थी मेरे पास कि रशिया ने अपने साइंटिस्ट को भी निकाल लिया था काफी बड़ी संख्या में। रशिया को भी अंदाज था कि शायद हमला होने वाला है। दूसरी बात जो है, अभी आप कह रहे हैं कि ईरान बदला लेगा। देखिए, बदले लेने के कई तरीके हो सकते हैं। ईरान ने बदला लिया। देखिए, इसराइल ने अंडर एस्टिमेट किया था ईरान को कि ईरान इतना नहीं सफल हमले कर पाएगा। लेकिन परंतु उनके जैसे भी गीता जी बता रही थी कि मिसाइल्स आ रही हैं, उस चीज को तोड़ने के लिए जो 1800 किलोमीटर दूर मिसाइल आती है और रास्ते में गिरती जाती हैं, उसको तोड़ने के लिए उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल, सेजल मिसाइल, जो कि काफी एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं और लास्ट में इसराइल के ऊपर सीधा नीचे आती हैं बहुत तेजी से। वही कारण था कि वो काफी हद तक वो उनके एयर डिफेंस सिस्टम को भेद पाई और इसराइल को काफी झटका लगा कि किस इतना उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि ईरान इस तरह के बदले लेगा। यहाँ पे एक तो इस तरह के अटैक और हो सकते हैं। दूसरी बात, टेररिस्ट अटैक हो सकते हैं उनकी एम्बेसीज पे, अमेरिका की एसेट्स पर, अमेरिका के बाकी जहां पे संस्थान है उनके ऊपर हमले हो सकते हैं, अमेरिका की बेसिस पर हमले किए जा सकते हैं, अमेरिका की शिपिंग पर, कमर्शियल शिपिंग पर। और गल्फ ऑफ हॉर्मुज को अगर बंद कर देता है ईरान, तो वहां पर भी काफी एक इफेक्ट पड़ जाएगा दुनिया के तेल सप्लाई पे, क्योंकि 25% तेल वहां से जाता है, ये जहां पर कि यूएई और सऊदी अरब भी उससे अफेक्टेड हो जाएंगे। तो ईरान के पास कई किस्म के ऑप्शंस हैं। अब देखना ये कि क्या वो सभी का इस्तेमाल करेगा या फिर हुती, हिजबुल्लाह इनका भी इस्तेमाल करेगा। हैरानी की बात मुझे ये है कि हिजबुल्लाह अभी तक ठीक तरीके से खुल के नहीं आया जितने दिन से लड़ाई चल रही है। तो क्या वो जो उनके कमांडर मारे गए उसकी वजह से उनको बहुत बड़ा नुकसान हो गया, झटके लगा हुआ है, या फिर वो भी समय की इंतजार कर रहे हैं अब आएंगे? अगर तो अभी तो आना है तो यही समय आएंगे, नहीं तो बाद में आने का कोई फायदा नहीं है। सुमित जी जी, और जो हम लगातार ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको, अभी तक ईरान की तरफ से हमें एक खुलकर एक प्रॉपर रिएक्शन का इंतजार है, लेकिन इस बीच अमेरिका की तरफ से बार बार अंशु जोशी जी, ये बार बार कहा जा रहा है कि अब शांति, अब शांति। बेंजामिन नेतन्याहू भी कह रहे हैं कि पहले शक्ति आती है, उसके बाद आती है शांति। लेकिन शांति नहीं आएगी, ये मुझे लगता है कि अब जो आम बच्चे भी घरों में बैठे देख रहे होंगे, उन सबको भी समझ में आ रहा होगा कि मौजूदा परिस्थितियों में शांति ऐसे नहीं आती है। आप इस तरीके से उसे नहीं ला सकते हैं। और पूरा आप अगर एक देश देखें, उसके चारों तरफ का पूरा दायरा देखें, तो सबके लिए चिंताजनक स्थिति खड़ी हो जाती है। श्वेता जी, आपने बहुत अच्छा बिंदु रखा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जब हम पढ़ते पढ़ाते हैं तो उसमें स्ट्रक्चरल रियलिज्म का एक कंसेप्ट है। तो उसमें शुरुआत यहीं से होती है कि विश्व में एनार्की है, फिर किस तरह से स्टेप बाय स्टेप, तो कैसे हर एक देश सोचता है मैं अपनी शक्ति को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाऊं। उस चक्कर में फिर आर्म्स रेस होती है, आर्म्स रेस होती है तो फिर आगे युद्ध की भी स्थिति बनती है, और फिर इसके बाद बैलेंस ऑफ पावर पे जा करके स्ट्रक्चरल रियलिज्म के अनुसार वैश्विक राजनीति जाकर के रुकती है। तो एक देखिए, युद्ध से शुरुआत होकर के शांति पर समाप्ति, ये कंसेप्चुअली हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन मौजूदा परिस्थिति में आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं। अमेरिका का इस युद्ध में कूदना दूसरे नए प्लेयर्स को, स्पेशली प्रॉक्सीज को एक्टिव करेगा, क्योंकि ईरान के पास जो है शक्ति वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर की है। उसके पास ड्रोन्स है, मिसाइल्स और प्रॉक्सीज हैं, उसके पास हिजबुल्लाह की शक्ति है, उसके पास हुतीज की शक्ति है, उसके पास हमास की शक्ति है, और आज तक इन्हीं प्रॉक्सीज को एक्टिव करके वो इजराइल के साथ अपना ये युद्ध जारी रखे हुए था। तो अब वो उनको फिर से एक्टिव करेगा। इसी तरीके से मैं जो चर्चा सुन रही थी कि ईरान अब कैसे बदला लेगा, तो ईरान पर बदला लेने के लिए ये सारे जो प्रॉक्सीज है वो एक्टिव हो सकते हैं। इससे फिर स्थितियां न सिर्फ खाड़ी देशों के लिए कॉम्प्लिकेट होगी, वहां जहां अमेरिका के बेसिस हैं उनके लिए कॉम्प्लिकेट होगी। श्वेता जी, तो दूसरे कॉन्टिनेंट्स के देश हैं, जैसे पाकिस्तान है, अब समझ में सभी को आ रहा होगा कि मुनीर को लंच पर ट्रंप ने क्यों बुलाया, क्योंकि पाकिस्तान की सीमा ईरान से जुड़ती है। पाकिस्तान के ग्वादर में चीन बैठा हुआ है। चीन यदि सहायता पहुंचाना चाहेगा फिजिकली, तो उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, वो पाकिस्तान का सहारा ले सकता है। अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान का किसी भी प्रकार से उपयोग या प्रयोग ईरान के फेवर में हो, इसीलिए मुझे लगता है मुनीर को कंटेन करने के लिए अमेरिका बुलाया गया था। इस बात को मैंने पहले भी रखा था। और फिर ये कि वहां की बेसिस का इस्तेमाल अमेरिका करना चाहेगा। तो देखिए, अलग अलग देश इसमें फिर श्वेता जी जुड़ते हुए नजर आएंगे। पाकिस्तान ने तो पहले भी अब ये बात कही दी थी कि हमने अमेरिका का डर्टी जॉब बहुत किया है, डर्टी जॉब उन्होंने अपनी तरफ से कोट अनकोट कहा था। और उनकी तरफ से अब अपने देश को शायद वो समझाने की उन्हें जरूरत भी ना पड़े, सुमित, कि अब वो किसकी साइड है, क्योंकि इजराइल की साइड होना मतलब वो तो शैतान की साइड होना उनके हिसाब से मान लिया बात ये कि अगर आप अमेरिका के साथ खड़े होते तो फिर चीन का क्या होगा? यानी जिसको आप अपना ब्रदर कहते थे, आपका बड़ा भाई कहते थे, सबसे चिंतित तो वही होगा। चीन, और चीन की सबसे बड़ी नाराजगी भी यही